राजाओं ने यहाँ पर बड़ी सौगात दी। यहाँ पर तालाब बुंदेलखंड के अंदर पता नहीं कितने तालाब, इसी खजुराहो के अंदर कितने तालाब होंगे। मुझे लगता है कि हमारा प्रशासन अगर उनको खोजेगा तो यहाँ की सुंदरता में और चार चांद लगेंगे। उन तालाबों को अच्छा बनाना, दुनिया के जो पर्यटक आते हैं उनके लिए इस प्रकार के स्थान बनेंगे। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला आदरणीय प्रहलाद जी के साथ हम लोग भाग दौड़ करते हुए टोकरी डैम के अंदर जो रिसोर्स बना उसका उद्घाटन करने के लिए जब गए थे तो कितनी सुंदर जगह यहाँ पर है। तो खजुराहो को और अच्छा सुंदर कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में जो रणनीति बन रही है 3 दिन से, उसकी बहुत चर्चा व्यापक तौर पर होगी। आज उतना समय नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रहलाद जी से और हमारे टूरिज्म विभाग के सभी जो मित्र यहाँ पर हैं कि यहाँ पर योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एक बनता है। मैंने उसको लेकर के लोकसभा के अंदर भी और हमारे आयुष मिनिस्टर मध्य प्रदेश और केंद्र के मंत्री जी से भी बात करके एक सैद्धांतिक सहमति बनी है कि योग का दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, इसमें तंत्र और आध्यात्म इन सारी चीजों को सहायक करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बनता है तो दुनिया के लोग आकर के यहाँ मानसिक शांति से लेकर अपने व्यक्तित्व के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आज इस अवसर पर मुझे लगा कि इसको आपके सामने इस बात को रखना चाहिए। एक बात और मैं चाहता हूं कि जो चित्र हम देख रहे हैं, सरदार पटेल हमारे लोह पुरुष इस देश के अंदर, आज इस देश के अंदर इस बात की आवश्यकता है कि सरदार पटेल के उस व्यक्तित्व के आधार पर जो देश संपूर्ण भारत एकता और अखंडता के सूत्र में बंधा, तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल की एक यहाँ पर बड़ी स्टैच्यू जिससे लोग आकर के उसको देखें, इस क्षेत्र के अंदर उनके प्रति बड़ी श्रद्धा लोगों की है, तो सरदार पटेल का स्टैच्यू यहाँ पर बनेगा जो यहाँ पर आपने लगाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सरदार पटेल का एक हमारा बड़ा स्टैच्यू यहाँ पर बने, इसके भी प्रयास हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। ऐसी कुछ बातें जो यहाँ के क्षेत्र के लिए जिन बातों की जरूरत है वो मैंने आपके सामने रखी है स्थानीय सांसद होने के नाते से। और मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज इस अवसर पर मैं एक बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, मैं जब चुनाव लड़ने के लिए आया था तो लोग गांव में एक ही बात कहते थे कि एक तो आप मिलने के लिए आ जाना सांसद बनने के बाद, और दूसरा इस क्षेत्र को पानी मिल जाए, बस इतनी ही जरूरत है और सांसद से कुछ नहीं चाहिए। तो इतने अच्छे लोग इस क्षेत्र के हैं, तो मैं आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बड़ी हृदय से बुंदेलखंड की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र अटल जी के वो सपने को, जो नदी जोड़ों के अभियान में कैन बेतवा लिंक परियोजना को जो वर्षों से किन्हीं ऑब्स्टिकल्स के कारण से लंबित पड़ी थी, आज मैं सभी बुंदेलखंड की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने उन सारे अवसरों को दूर करके माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कैन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ करके मुझे साइन करके जो इस क्षेत्र को सौगात दी है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री का हम जोरदार ताली की अब ये बुंदेलखंड गरीबी के लिए नहीं जाना जाएगा। वैसे तो यहाँ के लोग बहुत धनाढ्य हैं, मन से जब व्यक्ति धनाढ्य होता है तो वो कुछ भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ सकता है। पूरे देश के अंदर बुंदेलखंड के लोग जो अपनी आभा बिखेरने का काम करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को अब ये बुंदेलखंड सूखा रहेगा, ये हरा भरा बुंदेलखंड होगा और ये बुंदेलखंड अब समृद्ध बुंदेलखंड बनेगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना के बाद पीने का पानी से लेकर सिंचाई में हमारे किसान और हम सब समृद्ध बनकर के खड़े होंगे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रहलाद जी से लेकर हमारे सभी लोगों को, जल शक्ति मंत्री हमारे शेखावत जी, मैं उनको भी आज इस मंच से बधाई देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी सौगात अपने इस बुंदेलखंड के क्षेत्र को दी है, इसके लिए पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबकी ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज इस अवसर पर पूरे देश भर के हमारे लोग यहाँ पर आए हैं, मैं एक स्थानीय सांसद होने के नाते से आप सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद। और अब देवियों सज्जनों हम निवेदन करना चाहेंगे श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, स्वतंत्र प्रभार, भारत सरकार,
वे अपने आशीर्वादों के साथ उपस्थित सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत। खजुराहो की इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। महादेव का मैंने दर्शन किया है, उनसे मैंने आशीर्वाद यही मांगा कि खजुराहो को हमारा पुराना प्राचीन वैभव वापस कर दे। एक कृपा करें तो ज्यादा। उसकी शुरुआत में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, मैं आपने स्पेशल में समय निकाला। संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं आपका स्वागत भी करता हूँ और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। क्षेत्र के सांसद और मेरी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भले मुझसे छोटे हो, लेकिन मेरे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय पीडी शर्मा जी। मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन और जो हमारा सांस्कृतिक विभाग है उसके मंत्री मैम आदरणीय उषा जी मंच पर उपस्थित मेरे आग्रह पर उस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय राज्य मंत्री टीकमगढ़ से सांसद और 7वीं बार सांसद है आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सम्मानीय उदय जी, इस क्षेत्र के विधायक सम्मानीय हम नाम पूछ रहे जिसे लिख लिया बात जब बोला तो हम तो नौकरी ज्यादा ही करते विक्रम सिंह जी, भारत सरकार के पर्यटन सचिव विवेक जी, श्रीमती बराग जी और मेरे ही आग्रह पर उत्तर प्रदेश से सांसद, महुआ से सांसद मेरे अनुज सम्मानीय पुष्पेंद्र चंदेल जी, सामने हमारे तीनों विधायक राजेश प्रजापति जी, प्रहलाद जी, प्रद्युम्न जी, पूर्व मंत्री ललिता जी, पूर्व विधायक रेखा जी, पटेरिया जी, हमारे ITDC के चेयरमैन वरिष्ठ IAS अधिकारी जी, यहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें मैं एक नाम लेता हूँ सरकार जी का, जो मैं मान के चलता हूँ कि सारे लोग तिवारी जी और सरकार जितने में समाहित हो जाएंगे। आप सब ने समय निकालकर इस चर्चा के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। उपस्थित भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों, लंबी बात मुझे नहीं करनी है, पर एक सौभाग्य की बात है। मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि जो कठिनाइयां हम देखते हैं कामकाज में पर्यटन की, उसमें अगर ASI पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय अगर एक साथ बना हो तो शायद कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी बड़े फैसले किए। ये जो 4 महीने हैं, पिछले 4 महीने, इस सत्य की दुनिया में पर्यटन डूब गया, नुकसान भी हुआ, उसके आखिर भी हम सबके सामने। लेकिन ऐसे बदलाव आज देश के सामने हैं जिन चुनौतियों को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। जब आइकॉनिक साइट्स की DPR बन रही थी, तब मेरे मन में बात आई कि हम क्यों ना वहां के जो स्थानीय स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक बार हमें क्यों बात नहीं करनी चाहिए। चीजें खड़ी हो जाती हैं, चीजें बन जाती हैं, लोग उससे प्रसन्न नहीं होते बल्कि कोसते रहते हैं। कम से कम इस गलती को तो हम रोक सकते हैं। मैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स का धन्यवाद करूंगा। सबने बड़े सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव दिए। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की समय की मर्यादा थी, इसलिए मैंने बैठकर उन सुझावों को नोट किया। मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करूंगा, उन अधिकारियों का, उन एजेंसीज का, जिन्हें समय की इस विलंब को समाप्त करके आज के इस दिन आपको इस लोकार्पण के लिए प्रस्तुत किया है। उन तमाम मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का और एजेंसी का, उनको भी अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ।
अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सबको तय करना पड़ेगा कि हमारे मूल्य बचे रहे, हमारी प्राचीनता बची रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, लेकिन साथ में इस बात का भी हम ध्यान रखें कि कहीं न कहीं देश और दुनिया से आने वाला पर्यटक जो अपेक्षा हमसे करता है उसे हम पूरा कर सके। और उसमें लोक संस्कृति की बात भी आती है। हमारी चर्चा में एक बात आई, मैं भी जहां देश में जाता हूं मैं पूछता हूं, एक तरफ हम विकास के जिस रास्ते पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के माध्यम से सारे मकानों को एक कमरे का पक्का मकान तो हर गरीब आदमी के ऊपर उसकी छत होनी चाहिए, ये कह दिया। लेकिन हम सबको इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी कि कोई ऐसा प्राचीन गांव बचेगा जहां पर सारे मकान पुराने हो। ये संकट भी हमारे सामने आया और इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोई विकल्प देना चाहिए। एक जगह मैं था, सरकार के अधिकारी थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा ये बात सही है, तो क्यों नहीं हो सकता? अगर हमें नए मकान बनाकर देना है तो उसको प्लाट दे दें, लेकिन उससे कहेंगे पुराना मकान उसको नष्ट न करो, तो शायद हम बचा पाएंगे। और ये बात उत्तर पूर्व के राज्यों में स्वीकार की, उन्होंने माना कि होम स्टे में हम जो पैसा देंगे आप अपने कैंपस में बनाइए, लेकिन इस पुराने मकान को बसने दीजिए। शायद आने वाली अगली पीढ़ी जान नहीं पाएगी कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। और उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता है। उन मकान निर्माण की शैलियों का प्रकृति से सीधा संबंध, वहां की जलवायु से संबंध है, वहां की आपदाओं से उसका सीधा संबंध है। अगर वो बांस के मकान बनाते हैं तो उन्हें पता है कि भूकंप भी हमारे यहाँ पर आता था और उसके कारण से उनके निर्माण की अपनी प्रक्रिया थी, अपनी तकनीक थी। जहाँ गर्मी के क्षेत्र है वहां मट्टी से मकान बनाते थे तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिलता था। मैं एक बार संसद में भाषण कर रहा था, गौरक्षा के ऊपर हमारा संकल्प था। जब उस समय जो आंकड़े मैंने देखे, यदि कोई गर्मी के क्षेत्र में मकान हो, मिट्टी का बना हो, गाय के गोबर से लिपा होता हो, तो 4 से 5 डिग्री का अंतर होता है। अगर कहीं बिखरने की समस्या की जिस चुनौतियों का सामना करते हैं तो गोबर से लेते हुए मकान में बिखरण का प्रभाव कम होता है। लेकिन ये बातें किंवदंतियां नहीं है, सच्चाई है, विज्ञान ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन सबके बावजूद भी जब नूतनता की बात आती है, प्रकृति के हमारे विकास की बात आती है, तो सारे के सारे लोग ये मानते हैं कि हमें भी इस रास्ते पर साथ चलना होगा। लेकिन दोनों के बीच में समन्वय बिठाकर आगे बढ़ना, ये विकास का मॉडल भारत की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण होगा। पर्यटन का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। खजुराहो आज के प्रयासों से नहीं, खजुराहो में पहले दुनिया के देशों से सीधे हवाई जहाज उतरते थे। ये खजुराहो के लोगों ने देखा है, देश का इतिहास है। बीच के कालखंड में जो गतिरोध आया, उस गतिरोध को दूर करने के लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि कोई कृपा की जरूरत है तो हमने महादेव को पैदा कर रहा है कि हम लोग के संगत प्रयासों को सफलता मिले। बहुत सारी बातें मंच पर बैठे हुए लोगों ने सुझाव में कही, बहुत सारी बातें हमारी जनता की तरफ से भी आएगी। मुझे लगता है कि एक ऐसा मॉडल बनेगा जो विकास का मॉडल, जो अपने आप में जो हमारे पूर्वज हमको देकर गए, तो उन्होंने किसी ने सुझाव दिया कि शिल्पियों का केंद्र क्यों नहीं हो सकता, जिनके निर्माण ने 1000 साल पहले जो चीजें बना दी, क्या ये शिल्पियों का केंद्र नहीं हो सकता? ये शिल्पियों का केंद्र हो सकता है। हम इतिहास को बदल नहीं रहे, लेकिन यहाँ शिलालेख यहाँ पर लिखे हुए वो 8वीं और 9वीं शताब्दी की गवाही देते हैं। और हम पुस्तकों में पढ़ाते रहते हैं कि पहले अक्सर आए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर मंदिर है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को तो दुरुस्त करना ही होगा। और इसलिए हमारे अपने जो वास्तव में होते हुए हमको अलग से कह नहीं रहे, यहाँ पर 4 शिलालेख है जो शिलालेख पढ़े जा सकते हैं। उन शिलालेखों में जो उल्लेख है उन्हीं की तो बात है। उससे मुझे लगता है कि कुछ बीच के दौर में हमारी बातों को बिगाड़ने के लिए कोशिश की गई। पर्यटन का क्षेत्र परसेप्शन से चलता है। अगर परसेप्शन सही है तो निश्चित रूप से लोग आएंगे, हमारी संस्कृति को जानेंगे। और दूसरी बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि दुनिया में कोई भी पर्यटक भारत आता है तो भारत की संस्कृति देखने के लिए आता है। देश का पर्यटक भी अगर किसी दूसरी जगह पर जाता है तो भारत की संस्कृति देखने के लिए जाता है। ठीक है, बदलाव होंगे, बदलाव को स्वीकार करेंगे। हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया का पर्यटक चाहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना के पहले
कि हम देखो अपना देश उन्होंने कहा था कि पहले 3 साल में अपने देश को घूमो, 15 या 20 स्थानों पर जाओ और उसके बाद दुनिया में जाओगे, तुलना करोगे, उस समय पाओगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। ये सच्चाई है। और अभी जो दुनिया में परसेप्शन की बात करने गई है, प्रधानमंत्री जी ने इस आपदा के काल में, इस 1 वर्ष में भारत को जो ऊंचाइयां दी है, आपदा को अवसर में बदला है, इससे बेहतर प्रमाण नहीं हो सकता। मैं सिर्फ 2 ही बातें कहूंगा। हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां दी, अभी 67 देशों को वैक्सीन दे चुके हैं। दुनिया में कोई दूसरा देश है जिसने ऐसा किया? हम जरूरतमंद हैं। 130 करोड़ की आबादी, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी कमतर है। अगर हम कोरोना के पहले देखते तो हमारे पास कुल 8000 वेंटिलेटर थे। आज भले मशीनें 1000 पार कर रहे हो, इस आपदा के बीच में लोगों को सफलता आज नहीं लगेगी, बाद में समझ में आएगा। लेकिन मैं तुलना कर रहा हूं ताकतवर देशों से। इटली नंबर 1 पर था स्वास्थ्य सुविधा में दुनिया में, अमेरिका दूसरे नंबर पर था। वो उन्होंने मदद ली है, वो मदद दे नहीं पाए। लेकिन हम ऐसे देश है जिसने उस जरूरतमंद परिस्थितियों में भी, चुनौतियों के बीच में भी दुनिया की मदद की है। इस परसेप्शन ने अगर कोई ताकत दी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो सिर्फ भारत की संस्कृति ने दी है। और मैं मानता हूं इस परसेप्शन का लाभ हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। 2020 शून्य वर्ष पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन हमारा मंत्रालय ऐसा मंत्रालय नहीं है कि नुकसान हो गया है तो भरपाई करने के लिए उतने वर्ष लगेगा। जिस दिन सर्वाइवल शुरू होगा, उसी दिन रिवाइवल भी शुरू, दोनों साथ साथ शुरू होंगे। ये पर्यटन का क्षेत्र है और मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन 5 वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या दुगनी होनी चाहिए और हमारी जो आमदनी है वो भी दुगनी होनी चाहिए। 1 साल शून्य वर्ष होने के बावजूद भी मेरे जो जैसे लोग भारतीय संस्कृति की इसी ताकत के दम पर उस नेतृत्व पर विश्वास करते हुए आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि जो आंकड़ा हम 5 साल में पूरा करना था, तो हम 4 साल में प्राप्त करेंगे। हम अपने आंकड़े को बदलने के लिए तैयार नहीं है। शायद ऐसे स्थान जो गुजरात में है कि हम मदद करेंगे। इस अवसर पर आप सभी यहाँ पर पधारे। संस्कृति मंत्री होने के नाते मंच पर बैठे हुए लोगों का आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। हार्दिक धन्यवाद और एक बार फिर जोरदार तालियां माननीय जी के लिए। और इसके साथ ही निवेदन करेंगे हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय मुख्यमंत्री के साथ आप सभी को भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णु शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ छतरपुर से सांसद आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, महोबा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र चंदेल जी, मेरी सरकार की पर्यटन और संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे दूसरे लोकप्रिय मंत्री भाई विजेंद्र प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी, हमारे विधायक साथीगण आदरणीय प्रहलाद लोधी जी, प्रदुम्न जी, राजेश प्रजापति जी, ललिता जी, अरविंद जी, अरविंद सिंह जी सचिव पर्यटन, गिरीश जी सचिव ICBP, उपेंद्र बरार जी, अमरेश तिवारी जी, शिवशेखर जी, तो देश भर से आए हुए टूरिज्म के
सेक्टर में काम कर रहे हैं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं महाराजा छत्रसाल की इस पवित्र धरा पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता की ओर से। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा है। हमारे यहाँ तो गाया भी क्या है, मेहमान जो हमारा होता है वो जानवर प्यारा होता है। आपका बहुत स्वागत। शिवशेखर एक बार कलेक्ट करना है। बाहर जब हम आए तो छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर लिखा है, तत्काल महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। छत्ता तेरे राज में धरती थक होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होए। ये महाराज छत्रसाल के बारे में कहा, अरे कोई गप नहीं है। आज भी पन्ना के आसपास कई बार मीडिया के मित्र लिखते हैं कि इतने कैरेट का हीरा मिला। ये रत्न गर्भा वसुंधरा है, ये अन्नपूर्णा वसुंधरा है। जल संपदा, खनिज संपदा, वन संपदा, और अब तो टाइगर संपदा। कभी पन्ना में टाइगर खत्म हो गया। शायद वन्य जीव संरक्षण का पहला उदाहरण होगा हिंदुस्तानी दुनिया में, जहां फिर से टाइगर से हमारा जंगल गुलजार हुआ है। तो जंगल में थोड़ा सा एक्टिविटी कर रहे हैं। देश का टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, और अब तो हम लेपर्ड स्टेट भी बन गए। प्लान 10 पे भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, और घड़ियाल स्टेट भी बन गए। घड़ियाल भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। और वल्चर मतलब गिद्धों को बचाने वाला भी कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। राज्य में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 45 साल के बाद आपके हस्तक्षेप के कारण यहाँ कदरिया महादेव मंदिर परिसर में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन की अनुमति ASI के माध्यम से मिली है। आपने दिलाई, आपको हृदय से खजुराहो नृत्य महोत्सव अगर कदरिया मंदिर में नहीं होता तो क्या? ये हमारी वर्षों पुरानी परंपरा थी। लेकिन कई बार हम लकीर के ऐसे फकीर बन जाते हैं कि ASI की अनुमति नहीं है, नृत्य करने में कौन सा पहाड़ टूटता है। लेकिन जब दृष्टिकोण व्यवहारिक होता है वैसे फैसले लिए जाते हैं। मित्रों, आप आए स्वागत, लेकिन केवल स्वागत नहीं, मैं हृदय से आपसे चाहता हूं, आइकॉनिक सिटी ऑफ इंडिया है और खजुराहो के आसपास क्या क्या यह दिखाया है। उसमें समय नहीं रहना चाहिए। खजुराहो, कदरिया महादेव, पतंगेश्वर महादेव, ओरछा में राम राजा विराजे, पन्ना में कांटाल जी का मंदिर, अन्ना के मंदिरों का भी जवाब, जागेश्वर नाथ धमोह, ये बुंदेलखंड में तो गांव कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पूरा संपदा बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। अद्भुत भूमि है। जैसे आप लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विचार विमर्श से, चिंतन के मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे उन निष्कर्ष को
हम खजुराहो की इस पवित्र धरती पर जमीन में लागू करेंगे। भारत सरकार के साथ मिलकर, पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर आइकॉनिक सिटी, ऐसी सिटी हो जाए जो पर्यटन के लिए आदर्श। शेखर जी बता ही रहते कि 5 साल में 1000 करोड़ खर्च करने वाले, लेकिन वो कहाँ करें, कैसे करें, ये हम केवल अवसरों पर ही छोड़े। जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनके अनुभवों का हम लाभ लेंगे।